अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जैसे कि आप सुन चुके होंगे और शायद पढ़ भी चुके हों, आज के दिन 30 अगस्त 2022 को अब से बहुत घंटे पहले इस्लामाबाद की एक एडिशनल सेशन कोर्ट ने डॉक्टर शहबाज गिल, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान, उनकी चीफ ऑफ स्टाफ की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी यानी बेल एप्लीकेशन थी, उसे रद्द कर दिया। याद रहे कि डॉक्टर शहबाज गिल को 9 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया और यूं उनकी गिरफ्तारी को कम से कम 21-22 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, जिसके दरमियान ये भी सामने आया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कंप्लेन पहले भी आई थी 12 तारीख को। उसके बाद वो खुद बता चुके हैं कि किस तरह उनके जिनसी अज़ाया सेक्शुअल ऑर्गन्स को इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। इस पर बहुत ज़्यादा बहस जो है हो चुकी है। जो फैसला अभी हमारे सामने आया है एडिशनल जज साहब का, और ये पूरी जो लीगल अब तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मैं ये समझता हूँ एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री एंड एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जो डिसीजन मेरे हाथ में 8 पेजेस का और इससे पहले जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा। इस वक्त बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द अमल, रिएक्शन, गुस्से की वजह से शायद इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि कैसे ये जो डिसीजंस हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लेजिस्लेशन, पब्लिक डिबेट और नैरेटिव को बदल देंगे अगले आने वाले बहुत से महीनों में और सालों में। और क्यों इसके हवाले से दानिशमंदाना फैसले करने की ज़रूरत है, इसे मैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये डिसीजन मेरे हाथ में है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 8 पेज का जो डिसीजन है, अगर मैं आपको इसकी दिखाता चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इससे बहुत कीनली एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ा है, लाइन बाय लाइन। इसके ऊपर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, हाशिया निगारी की है, इसके पॉइंट्स को समझा है। इसके हवाले से बहुत सी क्विक रिसर्च भी मैंने की है, इसके मफहूम, मीनिंग, इसके डेफिसिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो गौर से सुने, मैं एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स जो हैं वो रखता हूँ। देखिए, ज़हन में ही रखिए कि डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल पे भेज दिया गया था 24 अगस्त को, मेरा ख्याल है 25 अगस्त को उनके वकला ने ये बेल एप्लीकेशन डाली। 90 से 99% केसेस में यही होता है पाकिस्तान में, ये साउथ एशिया में, कि जब पुलिस किसी को, जब एक अदालत या मैजिस्ट्रेट किसी मुलजिम को, एक्यूज्ड को जुडिशल रिमांड पे भेजता है तो उसे एक जेल में भेज दिया जाता है। जेल एस्टैब्लिशमेंट साउथ एशिया में, और जो पुलिस का थाना होता है, जो स्टेशन होती है, जैसे ये केस जो है, ये थाना कौसार इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। जब आप थाने में एक एक्यूज्ड होता है, उसका स्टेटस डिफरेंट होता है, वो एक डिफरेंट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के पास होता है। जब उसको जेल भेज दिया जाता है, वो फिर एक डिफरेंट पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट के पास चला जाता है। दोनों की अपनी अपनी हायरार्की है, दोनों अपने से डिसकनेक्टेड हैं, दोनों की राइट्स, प्रोसीजर, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लॉ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब किसी एक अदालत जब किसी मुलजिम को, एक्यूज को जुडिशल रिमांड पे भेजती है, फिर वो पुलिस स्टेशन में नहीं रहता, उसे एक जेल में भेज दिया जाता है। एंड एज पर द कन्वेंशन एंड द लीगल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर जमानत यानी कि बेल हो जाती। बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं, 1-2-3% होते होंगे, जहां जुडिशल होने के बाद एक एक्यूज की 24-36 घंटे के अंदर या 48 घंटे में उसकी बेल ना हो। सो पहली जो यहाँ पे बहुत अजीब चीज़ हमारे सामने हो रही है, डिस्क्रिपेंसी, अनहोनी हो रही है, जो एक रवायत को, कन्वेंशन को ब्रेक कर रही है, कि एक शख्स जिसकी 25 को, जो 24 को जुडिशल में जाता है, 25 तारीख को अगस्त को उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। तवक्को ये है कि अगर 25 को नहीं मंजूर होती तो 26 को मंजूर हो जाएगी, लेकिन 25 गुजर जाती है, 26 गुजर जाती है, 27 गुजर जाती है, 28 गुजर जाती है, 29 गुजर जाती है, और आज 30 तारीख को उसकी बेल रद्द हो जाती है और हमारे हाथ में वो डिसीजन। अब एक दिन पहले जब इसकी समाअत होती है तो जो एडिशनल जज साहब हैं वो अपने फैसले को महफूज कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है कि वो इतने सिंपल से फैसले को महफूज कर लेते हैं? बिकॉज जो डिसीजन हमारे हाथ में आया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो हमें नज़र नहीं आती। एज वी डिस्कस दिस डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि जब एक डिसीजन आ जाता है,
पब्लिक हो जाता है, हर डिसीजन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोर्ट का हर डिसीजन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और वो पब्लिक, पूरी पब्लिक, सिर्फ वकील नहीं, बार एसोसिएशंस नहीं, लेकिन कोई भी शहरी और सिटीजन जो है, ये उसका राइट है कि वो उस डिसीजन को डिस्कस करे, मीडिया पे डिस्कस करे, उसकी ओपन पब्लिक डिबेट हो। आपने सिर्फ कुछ जो सेफगार्ड्स हैं वो रखने हैं कि आपने जज साहब जो हैं उनके ऊपर आपने अटैक नहीं करना। इसकी भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूं कि इसकी लीगल बेसिस क्या है। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉमन लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में एक लीगल पर्सनैलिटी है। मिस्टर जॉनसन जिन्होंने वो प्राइवेट कंपनी बनाई है, वो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल पर्सन है। मिस्टर जॉनसन जॉनसन एंड जॉनसन को सू कर सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन जो लीगल पर्सनैलिटी है, वो नेचुरल पर्सन मिस्टर जॉनसन को भी सू कर सकती है। इसी चीज को आगे बढ़ाएं। जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में है, कोर्ट डिसीजन है, ये एक लीगल एंटिटी है। ये एडिशनल सेशन जज नहीं है। ये एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं, ये उनकी एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड है जो एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री उन्होंने अपना जहन अप्लाई किया है। ये उनकी लॉजिक है। ये जो 8 सफ़े हमारे सामने लिखे हैं, ये उनकी एक इंटरप्रिटेशन है लॉ की। ये उनकी एक मंतक और लॉजिक की इंटरप्रिटेशन है। ये एडिशनल सेशन जज साहब मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में उनका डिसीजन है। मैं, कोई भी शख्स मीडिया में, कोई भी वकील, कोई भी बार एसोसिएशन, कोई भी शहरी पाकिस्तान में या दुनिया भर में इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर सकता है, इसकी लॉजिक को डायसेक्ट कर सकता है, उससे एग्री कर सकता है, उससे डिसएग्री कर सकता है, इसको डन टू डेथ कर सकता है। यही वजह है कि जब एक सेशन कोर्ट एक फैसला करती है, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि हम इस डिसीजन से एग्री नहीं करते, ये एज पर लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो वकील उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं हम इसकी लॉजिक से एग्री नहीं करते, ये एज पर लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब हाई कोर्ट को फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रिव्यू भी होती है। इसीलिए एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती हैं, ताकि पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल में अगर कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई कमी रह जाए, तो उसे सेशन के बाद हाई कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल के बाद सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिव्यू में चैलेंज किया जा सके। और जब हाई कोर्ट में एक सिंगल बेंच डिसीजन होता है, तो फिर कई दफ़ा उसको एक डबल बेंच या फुल कोर्ट में ले जाया जाता है, या लार्जर बेंच में ले जाया जाता है। एक छोटे बेंच का डिसीजन, 3 मेंबर बेंच का अगर डिसीजन है, तो उसको 5 मेंबर बेंच में या 7 मेंबर बेंच में या फुल कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके समझने के लिए, बिकॉज इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है मीडिया में, आम आदमी में, शहरियों में पाई जाती है। तो जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जज साहब को डिस्कस नहीं कर रहे, हम जज साहब की लॉजिक को डिस्कस कर रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि बड़ी फ्लॉड है, बड़ी कमज़ोर है, इसमें बड़े डेफिसिट्स हैं, इसमें ऐसी कमज़ोरियां हैं और ऐसे नुक्स हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है वो शायद तब्दील हो सकती है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आपने छोड़ा नहीं है, आपने वीलॉग टूवर्ड्स द एंड देखना है। पहले मैंने आपको बताया कि पहला डिफेक्ट ये है कि जज साहब ने इस फैसले को महफूज रखा। क्यों रखा ये हमें नहीं क्लियर, बिकॉज अगले दिन को ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही इसके अंदर कि इस फैसले को, ये फैसला क्यों अपने आप को महफूज कर गया। ये लॉजिक पहले ही दिन सामने आ सकती थी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझनी कि इससे पहले कि हम इस डिसीजन की नीटी ग्रिटी के अंदर जाएं और इसके जो 8 पेजेस और इसके जो 11 इसके पैराग्राफ्स हैं उसको हम देखें, माइंड में ये रखिए कि डॉक्टर शहबाज गिल, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब 8 अगस्त को दोपहर को ARY न्यूज़ के एक ब्रॉडकास्ट में अपीयर होते हैं, तो वो क्यों अपीयर होते हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि 27 जुलाई को जो एक लीड रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ हैं ARY न्यूज़ के, खावर घुमन साहब, जिनकी वालदा की कल रात को डेथ भी हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ब्लेस हर सोल, और इस वक्त आज उनका 11 बजे जनाजा था इन अ विलेज नियर सियालकोट। तो खावर घुमन साहब जो हैं वो 27 जुलाई को ARY न्यूज़, और ये खावर घुमन साहब एक ज़माने में डॉन में काम करते रहे 8-10 बरस, बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के ये रिपोर्टर हैं। फिर ये दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रहे हैं, 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकालते हैं, इनके बड़े रिसोर्सेज हैं, इनकी बड़ी कनेक्टिविटी है इस्लामाबाद के अंदर। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया, उसके बाद से मसलसल गुज़िश्ता 20 बरस में he has this connectivity to bring the news out from government departments। तो 27 जुलाई को
खैबर घुमन एक स्टोरी ब्रेक करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, जो मेरा ख्याल है इन प्रिंट में भी आती है, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि हुकूमत वक्त ने, ख़ास करके PMLN की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल क्रिएट किया है। और वो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल तो खैर पहले से खबर चल रही थी कि मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल तो कई हफ्तों पहले बन चुका था, जिसने कई लोगों को रिक्रूट किया। प्रॉब्ली 100 से ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया में रिक्रूट किया गया, जो किसी एक ऑफिस में नहीं बैठे बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, और उनको तनख्वाह दी जाती है। और ये क्लेम किया, ये खासी दिन से ये क्लेम चल रहे हैं कि वो फिर ट्विटर पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, और वहाँ डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स बिल्डअप करते हैं। उनका मकसद ये है कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को टारगेट करें, कंट्रोवर्सी जनरेट करें, बदगुमानी पैदा करें। लेकिन 27 जुलाई की जो स्टोरी है उसमें ये क्लेम किया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, इसको ये टास्क दिया गया है कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में बदगुमानी फैलाई जाए, मिसट्रस्ट पैदा किया जाए, एक दुश्मनी की सी कैफियत पैदा की जाए, और लोगों को उनके जहनों में ये बात डाली जाए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो हैं वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो है उसे टारगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ क्लेम की गई एक न्यूज़ स्टोरी में, जो खैबर घुमन की ARY न्यूज़ की स्टोरी बनती है 27 जुलाई को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 8 अगस्त को जो चीज़ होती है डिस्कशन, वो ये होती है कि उतनी देर में 27 जुलाई से 8 अगस्त के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट जगहों पे, व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत सी मैसिव एविडेंस और पीसेस और आर्गुमेंट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं, जहां मुख्तलिफ लोग ये स्टोरीज फैला रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पूरी जो है ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नफ़रत मचा रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं, मायूसी मचाना चाह रहे हैं, और ये तहरीक इंसाफ कर रही है। इट वॉज देन कि चैनल ये डिसाइड करता है, जो कि पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स की बड़ी पुरानी रीत है, जैसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमने एक क्लेम किया था, आपने हर वक्त देखो होगा टेलीविज़न चैनल्स कहते हैं हमने सबसे पहले कहा था, हमने ये खबर ब्रेक की थी, हमने ये एनालिसिस दिया था, आज वो एनालिसिस सच्चा साबित हो गया। तो जो 4-5 बजे ARY न्यूज़ के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है 8 अगस्त को, वो ब्रॉडकास्ट ये साबित करने के लिए होती है कि हमने जो क्लेम किया था वो सही साबित हो गया। उस ब्रॉडकास्ट में डॉक्टर शहबाज गिल इंटेंडेड गेस्ट नहीं है, इंटेंडेड गेस्ट कोई 2-3 हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं, चैनल ढूंढ रहा है, जो मैंने पता किया है, और उनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो फवाद चौधरी हैं। उनको फवाद चौधरी नहीं मिलते क्योंकि वो ग़ालिबन संडे का दिन है, आशूरे का दिन है, उस वक्त छुट्टी है, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में बंद हैं। उनको टॉप प्रायोरिटी पे जो 1-2 लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिलते, उनको डॉक्टर शहबाज गिल मिल जाते हैं। लैंडलाइन के ऊपर वो कॉल करते हैं, मेरा ख्याल है, अब ये मुझे ठीक फैक्ट नहीं पता लेकिन कैसे वो कॉल करते हैं, लेकिन उनको बनी गाला के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, वो चैनल के हाथ आ जाते हैं और ये गुफ्तगू उनके साथ होती है। अब ये गुफ्तगू का बैकग्राउंड तनाजुर क्या है कि चैनल ये क्लेम करना चाहता है हमने जो स्टोरी, इसीलिए खैबर घुमन वहाँ बैठे नजर आते हैं, हमने जो स्टोरी ब्रेक की थी वो सही साबित हो गई है। देखिए यहाँ सैकड़ों पीसेस ऑफ एविडेंस आ गए हैं जहाँ लग रहा है कि कोई अनदेखे हाथ जो हैं वो इमरान खान, तहरीक इंसाफ एंड द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान बदगुमानी, मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर उस तनाज़र, उस बैकग्राउंड के अंदर ये डिस्कशन होती है जहाँ डॉक्टर शहबाज गिल कोई 19-20 मिनट की एक तकरीर जो है वो फरमा देते हैं, जिसका मेन लुबे लुबाब और जिस्ट और सब्सटेंस ये है कि हम तो अफवाज पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम तो उनकी सर्विसेज और उनकी सेक्रीफाइसेस को एक लम्हे के लिए भुला नहीं सकते, हम तो उनके लॉयल हैं। अफवाज पाकिस्तान की पाकिस्तान के लोगों के लिए, रियासत के लिए, माशरे के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बाय द वे ये एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर शहबाज गिल 2015 से मसलसल कहते चले आ रहे हैं, जब वो एक अभी एकेडमिक थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन में, तब भी वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में यही चीज़ कहते थे। तो वो ये सारी एक तकरीर वहाँ पे करते हैं और वो तकरीर कर रहे हैं PMLN के बनाए हुए मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल के खिलाफ। वो जब टारगेट करते हैं, ये कह रहे हैं, ये करते हैं, ये करना चाहते हैं, ये खेल खेल रहे हैं, तो उनका हदफ और उनका टारगेट
आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत की इंटेंशन और उसका मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है। ये सारी जो डिस्कशन है, जिसके 4 पेज का उर्दू का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पेमरा ने इशू किया, जिसके टुकड़ों को इस FIR नंबर 691 डेटेड 9 अगस्त 2022 के अंदर प्रोड्यूस भी किया गया है, और जो दोबारा एडिशनल सेशन जज साहब के इस डिसीजन के अंदर पेज नंबर 6 के अंदर ये पैराग्राफ जो हैं ये दोबारा प्रोड्यूस किए गए हैं। ये इस तनाज़र में ये सारी डिस्कशन होती है, जिसके दरमियान में कुछ ऐसे जुमले और अल्फाज भी वो इस्तेमाल करते हैं जिनको अब FIR नंबर 691 के अंदर जो चांडियो साहब हैं, जो ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो जो सिटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के हैं, वो अपनी FIR में क्लेम करते हैं ये ऑब्जेक्शनेबल हैं, और इस पे 12 किस्म की दफ़ात जो है वो लगाई जाती हैं। मैं दफ़ात भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 124A, 120, 131, 153, 153A, 505, 506, 120B, 109, 34, 121-A, 201 and 121 PPC। तो ये 12 या 13 ऑफेंसेस के तहत ये FIR जो है ये लॉन्च हो जाती है। उन चंद जुमलों में जो उस लार्जर जो एक डिबेट और कॉन्टेक्स्ट है, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, और 4 पेजेस का ये उर्दू का ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जिसमें से 3 से ज़्यादा पेज जो है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ में, उनकी ओबीडियंस में, उनकी लॉयल्टी में, और अपनी मोहब्बत और अपनी एडमिरेशन जो है उसका इजहार जो है वो किया जाता है। जिन जुमलों को इसमें से निकाला गया उन्हें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट जो डॉक्टर शहबाज गिल के वकील की बेल एप्लीकेशन है, और इससे पहले जो बहुत सी डिबेट है कि जुमलों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के मिस्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो साहब जो सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने FIR फाइल की है, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने एक उसकी इंडिपेंडेंट तशरीह करने की कोशिश की है। ये मफहूम उनका है जो FIR में लिखा है, ये अल्फाज एज सच नहीं है जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहे हैं। ये उनके वकील का कम अज़ कम इसके बारे में उनकी पिटिशन भी यही कहती है, डिबेट भी यही है, और इसके अंदर भी जो फाजिल एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो उनके वकला हैं डॉक्टर शहबाज गिल के, उन्होंने इसमें इस सारी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ, चूँकि बात आ ही गई है इस डिसीजन के ऊपर, हम अब डिसीजन की डायसेक्शन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो इसके टॉप पे, डिसीजन के टॉप पे, जहाँ आप देखते हैं आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन। अच्छा, मैंने कोशिश की थी कि इसको मैं ट्विटर पे अपलोड कर दूँ, मुझे नहीं समझ आया कि एक PDF डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है, इसे ट्विटर पे किस तरह से अपलोड किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि इसको कैसे स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा। मैं मालूम करूँगा किसी IT के एक्सपर्ट से कि इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप ट्विटर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्या सिर्फ इमेजेस लेके कर सकते हैं, या कोई और भी तरीका है। बहरहाल ये देखिए कि आफ्टर अरेस्ट बेल पिटिशन में लिखा है डिसीजन में कि मलिक तारिक महमूद नून एडवोकेट जो हैं, ये पेश हुए ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर स्ट्रोक एक्यूज्ड। ये पहली बड़ी मिस्टेक है इस डिसीजन के अंदर, जो शो करती है कि जब डिसीजन लिखा है एडिशनल सेशन जज साहब ने, तो शायद उनकी पूरी इस डिसीजन के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी। बिकॉज ये जो शख्स हैं मलिक तारिक महमूद नून एडवोकेट, ये तो पेश ही नहीं हुए मंडे के दिन में। इन्होंने तो कोई बेल एप्लीकेशन को किया ही नहीं है। बेल एप्लीकेशन तो एक और उनके जो वकील हैं, जिनका नाम आगे जाके लिखा गया है, बुरहान मौज़म मलिक एडवोकेट जो हैं, उन्होंने ये सारा केस प्लीड किया, उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए था। एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की मिस्टेक है। ये ज़रूर शो करती है कि इस डिसीजन जो है ये शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं लिखा गया, एक कलेक्टेड माइंड से नहीं लिखा गया, इसमें कुछ और किस्म का मसला जो है नज़र आता है। बट मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, जो ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो हैं, सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, ये बहुत क्लियरली FIR से विजिबल है कि उन्होंने वो ब्रॉडकास्ट जो दिन के 4-5 बजे की AY की, वो देखी ही नहीं है। वो रिलाई कर रहे हैं उस ट्रांसक्रिप्ट पे जो उनको किसी ने दिया है, क्रिएटिंग द इम्प्रेशन कि उनको कहीं से कहा गया है कि आप ये FIR फाइल करें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस FIR की डायरेक्ट कंप्लेनेंट ना तो फेडरल गवर्नमेंट है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ना ही आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की जैग ब्रांच है। इसके कंप्लेनेंट जो हैं वो ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो साहब ही हैं, जो इसकी कंप्लेंट जो है वो फाइल करते हैं। अब हम क्विकली इसका एनालिसिस कर लेते हैं इस डिसीजन की डिफरेंट चीज़ों का। ये एक ऐसा डिसीजन है
جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کے جو وکلا ہیں ہائی کورٹ میں ظاہر ہے وہ جائیں گے ایک آدھ دن میں، لیکن ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ ڈیسیجن آ چکا ہے کہ اس ڈیسیجن کے فائن پوائنٹس کے اوپر ایک پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے، میڈیا کے اوپر ہونی چاہیے، بار ایسوسیشنز میں ہونی چاہیے، کوئی پریس کانفرنس وکلا کو بیٹھ کے اس پہ کرنی چاہیے بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس وغیرہ کے ساتھ، کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس میں خود جو ایڈیشنل فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ پہ لکھا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ہے پیراگراف 8 جہاں انہوں نے پہلے ساری چیزیں پروڈیوس کی کہ وکیل صفائی کیا کہتے ہیں پٹیشنر کے بہاف پہ، پھر انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن رضوان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں. پھر پیراگراف 8 یہ کہتا ہے کہ accused is a highly qualified and responsible person and he gave above mentioned opinion and statement on national media. Although 12 offences have been added against him during the investigation of this case, but the relevant offence which prima facie attracts against him is under section 131 PPC which is as under. اچھا اب پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فاضل جج صاحب نے اس ڈیسیجن نے یہ خود مان لیا کہ آف دی 12 offences جو ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر لگائے گئے ہیں چانڈیو صاحب کی طرف سے، سٹی میجسٹریٹ صاحب کی طرف سے، ان میں سے 11 تو پروو نہیں ہوتے. سو 11 آؤٹ آف 12 کی کیلکولیشن آپ نکال لیں کہ کتنا پرسنٹ یہ پروو ہوتا ہے اور کتنا پرسنٹ نہیں پروو ہوتا، تو یہ لیس دین 10% ہی رہ جاتا ہے چارج. لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو چارج پروو ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے کر دوں. پیراگراف 11 میں وہ لکھتے ہیں accused has at least committed the offence under section 131 PPC which falls within prohibitory clause of section 497 criminal procedure code. So basically دو جگہوں پہ یہ ڈیسیجن مانتا ہے کہ آف دی 12 offences on ڈاکٹر شہباز گل اس میں سے 11 تو پروو ہی نہیں ہوتے، یعنی ایڈیشنل سیشن جج مان چکے ہیں، یہ ڈیسیجن مان چکا ہے کہ وہ پروو نہیں ہوتے. جو ایک انہوں نے پروو کروایا ہے وہ کہتے ہیں کہ پروو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی لاجک آف دس ڈیسیجن، وہ ہے سیکشن 131 پاکستان پینل کوڈ PPC. اس کو پروڈیوس کیا ہے اس ڈیسیجن نے وچ از ایز انڈر. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ ڈیسیجن کہتا ہے 131 abetting mutiny or attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty, whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman. یہ مائنڈ میں رکھیے آفیسر، سولجر، سیلر اور ایئر مین، بیکاز میں اس کی سگنیفیکینس آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ان دی آرمی، نیوی اور ایئر فورس آف پاکستان. کہاں پہ؟ ان دی نیوی، ایئر فورس آف پاکستان. اور attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his allegiance of his duty shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. اب میں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، اور خاص کر کے پاکستان کی بار ایسوسیشن کو، وکلا کو، پولیٹیشنز کو، پوٹینشیل لیجسلیٹرز کو. مجھے شک ہے کیونکہ میں کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کا بھی اور لا کا بھی، مجھے شک ہے کہ جو سیکشن 131 PPC ہے اینڈ دیٹ نیڈز ریسرچ بائی دا لا اسٹوڈنٹس اینڈ لمز ان ایوری جو لا اسکول، یہ جو یونیورسٹی آف لندن کے لا اسٹوڈنٹس ہیں، جو فیکلٹیز ہیں پاکستان میں بہت سے اسکولس کی جو لا میں بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ہمارے لیگل کورسپونڈنٹس ہیں، کورٹ کورسپونڈنٹس ہیں، ان کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو سیکشن 131 PPC ہے جو پاکستان کے، جس میں لکھا ہوا ہے ورڈ ہے نیوی ایئر فورس آف پاکستان، جہاں اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے کہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے ہی تو نہیں چلا آ رہا. بیکاز جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور انگریزوں نے اور برٹش راج نے 1957-58 میں ہندوستان کو فتح کر لیا، تو جو پہلا انہوں نے ایکٹ بنایا اس کا نام تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858. اس کے بعد پھر غالباً 1876 میں ایکٹ آیا، پھر شاید 1919 میں آیا. فائنل جو ان کا لیگل ڈاکومنٹ تھا وہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، جس کی بیسس پہ ہندوستان اور پاکستان نے اپنے پہلے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیے، اور جہاں جہاں اس میں لکھا ہوا تھا گورنمنٹ آف برٹش انڈیا یا گورنمنٹ آف انڈیا، پاکستان کے کیس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ریپلیس کر دیا گیا ود گورنمنٹ آف پاکستان. جہاں لکھا ہوا تھا برٹش انڈین آرمی اور انڈین آرمی، اس کو ریپلیس کر دیا گیا ود پاکستان آرمی اینڈ سو آن، اینڈ پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان نیوی. ٹھیک، بیکاز کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، بیکاز یہ جو ٹرم ہے میوٹنی کی، یہ پہلی دفعہ لٹریچر میں، لیگل لٹریچر میں اور انگلش لینگویج میں آتی ہے سیلر سے اور بحری جہازوں سے، جہاں اس زمانے میں تمام طاقتیں جن کی شپس تھے ان کے ریگولر
سیلر اکثر نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے پاس سلیو یا فورسڈ لیبر ہوتی تھی، بڑی سختی سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے. اور اکثر یہ جو بحری جہاز ہوتے تھے 16 17 18 19 سینچری میں، ان میں سیلرز جو ہیں وہ اپنے کیپٹن کے خلاف بغاوت کر دیتے تھے. وہاں بڑا قتل عام ہوتا تھا اور سیلرز جہاز کنٹرول کر لیتے تھے یا ناکام ہو جاتے تھے. اور میوٹنی، اس کے لیے لفظ میوٹنی جو ہے وہ لینگویج میں آیا ہے، لا میں آیا ہے. اور وہاں پھر کیپٹن بڑی سخت سزائیں دیتا تھا بغیر کورٹ مارشل کیے ہوئے، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا تھا. اور میوٹنی بڑی خطرناک ہوتی تھی بیکاز میوٹنی کے نتیجے میں آفیسرس کو سیلر مار دیتے تھے، یہ کیپٹن کو مار دیتے تھے اور جہاز کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیتے تھے. ایک پوائنٹ. دوسرا یہ پوائنٹ رکھیے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو مار کے کنٹرول کر لیا تو وہ ایک آکیوپائنگ کلونیل فورس تھے جن کے اپنے جو انگریز آفیسر تھے وہ کبھی بھی چند ہزار سے زیادہ نہیں رہے. اور جن سولجرز کو اور لوور رینک آفیسرز کو انہوں نے بہت دیر تک، تو وہ کیپٹن بھی نہیں ہوتا تھا کوئی برٹش انڈین آرمی کے اندر، آہستہ آہستہ 20th سینچری میں یہ پرسنٹیج بڑھی. تو بیسیکلی یہ ایک کلونیل آکیوپائنگ فورس تھی جس نے اپنے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے قانون بنائے. یہاں پہ جو لائرز کی ریسرچ کرنے والی چیز ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محض ہم نے الفاظ چینج کیے، لیکن جو اسپرٹ آف لا تھی انگریز کے بنائے ہوئے قانون کی، وہ ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے قوانین کے اندر آ گئی ہے. بیکاز اس کی جو پوری میننگ اس میں سے ڈیرائیو ہوتی ہے وہ ایک بالکل ایک انگلش راج کے قانون کی اس میں سے ڈیرائیو ہوتی ہے. یہ بھی چیک کرنے کی بات ہے کہ کتنے پرسنٹیج آف کیسز ہیں گزشتہ 70 برس کے اندر جہاں ایک سویلین کے اوپر کسی کو کنوکٹ کیا ہے کسی کورٹ نے فار ابیٹنگ میوٹنی اور اٹمپٹنگ ٹو سیڈیوس اے سولجر اینڈ آل. یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا؟ بیکاز پرنسپلی طور پہ اس کی ساری جب اپلیکیشن آپ دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں، جو کسی فوج کا یا کسی آرگنائزیشن، یونیفارمڈ آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں، یہ چارج انہی کے اوپر اسٹک کر سکتا ہے. ایک سویلین پولیٹیشین جو آتا ہے، زیادہ بول دیتا ہے، کچھ جملے ایسے بول دیتا ہے، اس کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہونا جو ہے یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ اور انہونی قسم کی چیز ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ریسرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو سیکشن 131 ہے اس کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے اور اس کا آگے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ساتھ کتنا تعلق ہے. بیکاز یہ ایک میٹر آف ریسرچ ہے. یہ کیوں میں کہتا ہوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عدالتیں محض ایک پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو تشریح کرتی ہیں یا اس کو امپلیمنٹ، ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور عدالت اس کی تشریح کرتی ہے کہ ایگزیکٹو نے اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ صحیح کی ہے کہ نہیں کیا. اسی لیے پھر اس کے اوپر ایک ہائرارکی آف کورٹس ہے جس میں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، جو وہ قانون بناتی ہے، وہ معاشرے کی ذہنی ارتقاء کے حوالے سے بناتی ہے. اسی وجہ سے آج برطانیہ میں اور امریکہ میں وہ قوانین نہیں ہیں، انٹرپریٹ ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں جو آج سے 100 برس پہلے وہاں پہ تھے، یہ 75 برس پہلے تھے. ورنہ تو پھر رو ورسز ویڈ نہ ہوتا یا رو ورسز ویڈ چیلنج نہ ہوتا، ورنہ تو سول رائٹ کی موومنٹ نہ ہوتی، ورنہ تو ساری کہانی بدل گئی ہوتی. تو یہ اس کو بہت ضروری ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے، وکلا کے لیے، بار ایسوسیشنز کے لیے اور ہر پڑھے لکھے شہری کے لیے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ ہم ذہنی طور پہ پاکستان ارتقاء کرے. اور اگر کوئی قوانین ایسے ہیں جو برٹش راج کی سینٹیمنٹس اور نیڈز یا سائیکالوجی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کے تحت بنے تھے، تو اب ہم ماشاءاللہ اقوام متحدہ کے ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. ہم کو برٹش راج کا یا برٹش امپائر کا یا برٹش انڈین امپائر کا تو حصہ ہے نہیں کہ ہم ان کی اسپرٹ اور ان کی نیڈز کو لے کر اپنے قانون میں جسٹیفائی کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور آگے بھی اس کا دیکھیں. اور میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ پیراگراف 10 آف دا ڈیسیجن بیسکلی سیز، وہ اپنے آپ کو جو بیل ریجیکٹ کرتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے میوٹنی کی ہے. اس میں لفظ میوٹنی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کلیکٹیو انسبارڈینیشن آف پرسنز. یہ پیراگراف 11 سے میں پڑھ رہا ہوں جہاں کہا گیا ہے کہ کلیکٹیو انسبارڈینیشن آف پرسنز سبجیکٹ ٹو ملٹری لا ٹو ریزسٹ lawful orders of the superior officers of the armed forces. یہ چیز میوٹنی ہے. اب یہ چیز سوچنے کی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کلیئرلی آگے بھی اس میں لکھا گیا ایئر فورس ایکٹ آف 1932، تو کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پوری لیگل جو ایک سینس ہے جو اپلائی ہو رہی ہے پاکستان کے قانون میں، اس میں آپ کو برٹش انڈیا کا راج کا کولونیل سسٹم کا انگریزوں کی نیڈز کی ایک چیز مسلسل ایکو کر رہی ہے. وہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے جسے ٹھیک کرنا اس قانون میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم واقعی ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن ہیں تو وہ قوانین جو انگریزوں کی ضروریات کے تحت بنائے گئے ہیں
انہیں تبدیل کرنا ہماری اخلاقی، قانونی اور ایک سوورن نیشن کی حیثیت سے ہماری جو ضرورت ہے. تو اسی لیے میرا یہ کہنا ہے کہ، اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، میں تو درجن سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کورٹس کی بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی پبلک کانشسنس میٹر کرتی ہے. تو میری تو کم از کم ایڈوائس یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے وکلا کو یا پی ٹی آئی کے وکلا کو اس سے پہلے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں، ان کو چاہیے کہ اس کی ایک لیگل ڈائسیکشن کریں، اس کی ایک پولیٹیکل فلاسافیکل ڈائسیکشن کریں، اس کے اوپر پریس کانفرنس کر لیں، اس کے اوپر بار میں اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کو ٹیلی ویژن پروگرام میں ڈسکشن ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ڈیسیجن ہے، ہاں میرے ہاتھ میں جو 8 پیجز ہیں، یہ کوئی ایڈیشنل سیشن جج صاحب نہیں ہیں، آنریبل جج صاحب، یہ ان کی لاجک ہے. ہم اس لاجک کی ڈائسیکشن کر رہے ہیں جس کا حق ہمیں قانون نے دیا ہے. میں ایک سے زیادہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پڑھ چکا ہوں، انکلوڈنگ دا فیمس ڈیسیجن آف قاضی فائز عیسیٰ آف 2017، جس کے آخری پیراگراف میں لکھا ہے چونکہ یہ ڈیسیجن رینڈر ہو چکا ہے، یہ ایشو ہو چکا ہے، اب پبلک کو اس کا حق ہے، میڈیا کو، کہ وہ اس کی ڈائسیکشن کریں، اس سے ڈیبیٹ کریں. ہم اپنا وہی رائٹ استعمال کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.